हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम सीबीएसई के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई ने अभी एक दो दिन पहले रिलीज़ करा है। और देखेंगे हम कि यहाँ पे जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू करा है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं। मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, तो उस एग्जाम में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभी तक यही देखा गया है कि जो भी सीबीएसई सैम्पल पेपर इशू करती है, तो उसी के बेस पे जो है आपका बोर्ड का पेपर आपको देखने को मिलता है। मतलब कि बोर्ड का पेपर लगभग लगभग वैसा ही पैटर्न पे आता है। तो यहाँ पे इस साल सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं सैम्पल पेपर में, और वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, देखिए आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने साथ में जो आंसर की भी दी है, मतलब जो मार्किंग स्कीम होती है वो भी साथ में इशू करी है। बट वो मार्किंग स्कीम में जो आंसर आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, उनके रीजंस को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग स्कीम को ही खोल रखा है, और इस मार्किंग स्कीम से ही जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आंसर आया है वो क्यों आया है, उसका रीजन क्या है, और अगर कोई प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में समझाई जाएंगी। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो प्लेलिस्ट हमारी 22-23 के सेशन के लिए है या नहीं है। तो वो देखिए प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो 22-23 के सेशन के लिए ही बनाई है, आपके लिए ही है वो प्लेलिस्ट, तो आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पे जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, अगर मेरी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से वॉच कर लेंगे तो इस सैम्पल पेपर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटैम्प्ट ना कर पाएं। मतलब कि सारी चीज़ें मेरे चैनल पर ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। आप जो है जाके क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट जो 22-23 के सेशन के लिए उसको देख सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक जो है बहुत डिटेल में कवर करे हैं। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो बहुत आराम से जो है आप 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे। और अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो 100 भी स्कोर कर सकता है। जिसने थोड़ी बहुत भी क्लास 11-12 में सीरियसली पढ़ाई करी होगी तो बहुत आराम से 100 मार्क्स भी गेन कर सकता है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। उसके बाद में जो है आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी सेशन के लिए मैंने डिजाइन करके दी हुई है। हालांकि उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने पहले बनाए थे, लेकिन मैंने उन्हीं वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में डाला है जो कि आपके इस सेशन के सिलेबस में है। तो इसीलिए जो है पूरी प्लेलिस्ट आपके करंट सेशन के हिसाब से ही डिजाइन की गई है। और यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अगर मुझे रिक्वायरमेंट फील होगी तो उसके लिए जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने क्लास 11th और 12th में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तब भी आप प्लेलिस्ट को वॉच करके काफी अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर कर दूं, काफी सारे बच्चों को मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि सर जो है मुझे पाइथन समझ में नहीं आ रही है, मतलब कंप्यूटर साइंस जो है मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर उन बच्चों के साथ ही देखने को मिलती है जिन्होंने अभी तक क्लास 11th या फिर 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया है, मतलब कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और खास तौर पर अगर आपके पाइथन के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जो है आप सारे के सारे पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैंने जो है प्लेलिस्ट में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो उनको वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैंने जो है बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो आप लोग उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर को। यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर जो है मैंने खोल लिया है, मतलब कि जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है उसी को खोल लिया है। यहाँ पे आंसर भी आपको साथ में मिल जाएंगे, बट मैं जो है आपको सारे आंसर एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो आंसर है क्यों आया है और कैसे आया है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि आंसर की तो आपको मिल जाएगी बट आपको जो है कोई समझाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लेना, जिससे कि आप और क्वेश्चंस भी जो है उस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप जो है आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में बोल रहे हैं 1 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, मतलब कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन है पाइथन में वो इम्प्लिसिट होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए पाइथन में जो है वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो आपकी क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है। अब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से ए इक्वल और यहाँ पे कर दिया मैंने मान लीजिए 5, और इसके बाद मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे b इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा टाइप नहीं बताया, लेकिन जो बी का डेटा टाइप होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। हालांकि ये दोनों डेट कैसी हैं, इंटीजर हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब कि यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका डेटा टाइप जिस टाइप का भी आप देंगे वेरिएबल में, उस टाइप का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर कन्वर्जन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये चीज़ कहलाती है हमारी इम्प्लिसिट। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन में इनमें से जो है कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है। देखिए ऑप्शन है सेट है, नन है, इंटीजर है और रियल है। तो देखिए सेट भी होते हैं पाइथन, आपका नन डेटा टाइप भी होता है और साथ ही साथ इंटीजर डेटा टाइप भी होता है, लेकिन रियल नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रियल। मुझे लगता है आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए बोल रखा है आपको कि यहाँ पे जो है दो डिक्शनरी दे रखी हैं। पहली है डिक्ट एग्जाम के नाम और सेकंड है डिक्ट रिजल्ट के नाम से। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ बोथ डिक्शनरी। कौन सा स्टेटमेंट जो है दोनों डिक्शनरी के कंटेंट को मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले वाले में लिखा है डिक्ट अंडरस्कोर एग्जाम, मतलब कि पहले वाली डिक्शनरी दे रखी है, फिर लगाया है डॉट अपडेट डिक्ट रिजल्ट, मतलब कि ये वाली जो डिक्शनरी है, नीचे वाली डिक्शनरी है, उसको जो है अपडेट कर दो डिक्ट एग्जाम वाली डिक्शनरी में, मतलब कि पहले वाले में अपडेट कर दो। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अपडेट मेथड होता है वो क्या करता है, एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में अपडेट कर देता है। तो एक तरीके से क्या होगा, डिक्शनरी दोनों यहाँ पे मर्ज हो जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम डिक्शनरी को कॉन्करेंट नहीं कर सकते, ना ही ऐड कोई मेथड होता है, ना ही यहाँ पे इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो इसका ए आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए आंसर यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया है कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या है, ये है एक्सप्रेशन। इसमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, मतलब कि ये एक्सप्रेशन आपका बूलियन एक्सप्रेशन है और इसका आपको बताना है कि क्या आउटपुट आएगा। जब इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो फाइनल आउटपुट आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इवैल्यूएट करने की, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं तो आपको जो है सबसे पहले ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को चेक करना होता है। अब प्रेसिडेंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यहीं पर पता नहीं चल रहा होगा प्रेसिडेंस क्या होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंस का मतलब होता है सिंपली प्रायोरिटी से, कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करते हैं एक एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, एंड की है। तो एंड को अगर हम सबसे पहले इवैल्यूएट करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एंड में क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू होने चाहिए, मतलब कि इधर वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो और इधर वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो, मतलब कि लेफ्ट में जो दे रखा है वो भी ट्रू होना चाहिए और राइट में जो दे रखा है वो भी ट्रू होना चाहिए, तभी आपको फाइनल आउटपुट ट्रू मिलता है। अब यहाँ पे देखिए एंड के राइट की अगर हम बात करें तो फॉल्स है और लेफ्ट में यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक भी अगर आपका फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है। तो अब आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा नॉट फॉल्स और ट्रू, मतलब कि ये एक्सप्रेशन आपका बन गया है। अब इसमें अगर हम बात करें प्रायोरिटी की तो नॉट की ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए नॉट अगर हम लगा दें तो नॉट क्या कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो जाएगा और इसके बाद में देखिए यहाँ पे ट्रू बचा है, तो अब आपका स्टेटमेंट बन जाएगा ट्रू और ट्रू, मतलब कि फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये बन गया। और यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी अगर आपका ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आता है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर इसका हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रू आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू इन्होंने दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए आंसर आप लोगों को दिख गया हो तो आंसर से आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहले समझिए कि आंसर आया किस तरीके से, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर नहीं मिलेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है आउटपुट, यहाँ पे ये जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट पूछा है और साथ ही यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा जो है इसका आंसर करेक्ट है। तो बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें इस कोड की तो यहाँ पे देखिए ए में एक स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग में क्या है, ईयर 2002 एट ऑल द वेस्ट, ये यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग दे रखी है। इसके बाद में देखिए क्या करा है, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे देखिए लिखा है ए डॉट स्प्लिट और स्प्लिट में क्या लिखा है 2, मतलब कि जहाँ पे भी 2 होगा वहाँ से क्या होगी, आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। और स्प्लिट मेथड करता क्या है, स्प्लिट मेथड जो है वो रिजल्ट आपको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे ए के पास में जो क्या होगी, एक लिस्ट क्रिएट होगी और लिस्ट में क्या आएगा, देखिए
पहले आएगा ईयर और ईयर के बाद में यहाँ पे स्पेस भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 2 आ गया है तो 2 आएगा तो क्या होगी, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, मतलब कि इतना पार्ट पूरा आपका एक स्ट्रिंग बन गया। इसके बाद में जीरो आया तो जीरो आपका अलग स्ट्रिंग में रहेगा, मतलब कि ईयर, और जीरो जो है आपका दूसरा पार्ट रहेगा लिस्ट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिस्ट फॉर्म हो रही है। तो पहले एलिमेंट में क्या हो गया, आपका ईयर आ गया, और सेकंड एलिमेंट में क्या आ गया, आपका जीरो आ गया। इसके बाद में डबल 2 दे रखा है। देखिए सिंगल टाइम 2 आता तो यहाँ पे जो है आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होती, लेकिन 2 बार 2 आया है तो यहाँ पे क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, मतलब कि एक एलिमेंट बनेगा जिसमें कि आपकी क्या रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। इसके बाद में देखिए आपका लिखा हुआ है एट ऑल द वेस्ट, तो इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है वो आपका एक स्ट्रिंग में आ जाएगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसके पास में क्या लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में आएगा ईयर, फिर स्पेस, ये एक एलिमेंट हो गया। इसके बाद में आएगा जीरो दूसरा एलिमेंट, और तीसरे एलिमेंट में एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, और फोर्थ एलिमेंट में एट ऑल द वेस्ट वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पे बोला गया है बी इक्वल A0। तो A0 की अगर हम बात करें तो A0 पे क्या है, आपका ईयर और स्पेस है, मतलब कि लिस्ट का जो पहला एलिमेंट था मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका आ चुका है। तो जीरो वाले की बात कर रहा है, प्लस बोल रहा है डॉट, तो आपका आ जाएगा ईयर स्पेस डॉट, मतलब कि इतना पार्ट आ जाएगा इतने स्टेटमेंट से। इसके बाद में लिखा हुआ है वन इंडेक्स प्लस डॉट, मतलब वन इंडेक्स पे क्या था, हमारा जीरो आया था, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि आपको जीरो आएगा सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे देखिए जीरो प्लस डॉट, तो इस तरीके से आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड इंडेक्स, और थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या था, एट ऑल द वेस्ट, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स और जनरेट एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो है ऑप्शंस में कुछ फाइल के ओपनिंग मोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कौन सा ऐसा फाइल का ओपनिंग मोड है जो कि एरर जनरेट करेगा अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका R+, क्योंकि R+ मोड में क्या होता है, रीड और राइट मोड दोनों ही में ओपन होती है। तो यहाँ पे आपका एरर जनरेट होगा, क्योंकि अगर आप फाइल को रीड करेंगे और फाइल बनी हुई नहीं है तो एरर जनरेट करेगा। तो इसलिए R+ मोड जो है वो आपका एरर जनरेट करेगा। A+ मोड में आपका नहीं आएगा, ना ही W+ मोड में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ओनली R दे रखा होता तब भी वही आपका आंसर हो जाता। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन SQL, मतलब कि कौन सी कमांड है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से जो कि आपकी प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं आंसर या फिर रिमूव कर सकते हैं, तो ना ही तो इसका करेक्ट आंसर ड्रॉप है और ना ही रिमूव है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रॉप जो होता है वो टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होता है या फिर डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें जो है प्राइमरी की को हटाना होता है तो अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम उसको हटाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल्टर। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिलीट द टेबल फ्रॉम MySQL डेटाबेस, मतलब कि MySQL डेटाबेस में टेबल है तो कौन सी ऐसी कमांड है इसमें से जो कि टेबल को डिलीट कर देगी। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि टेबल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट को। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल आप लिखेंगे तो क्या होगी, आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ड्रॉप टेबल मतलब कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, मतलब कि इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको एरर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शंस में आपके सामने दे रखा है स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 और साथ ही साथ हर एक लाइन के आगे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, मतलब कि इस तरीके से लाइन लिख रखी है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको जो है एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एरर आपका नहीं आएगा। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं थैंक यू, तो इसमें क्या है स्ट्रिंग है ये थैंक यू, तो ये स्टेटमेंट भी आपको एरर नहीं देगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको एरर देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है बोला गया है कि एस के 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, आप @ को डाल दो। 0 इंडेक्स का मतलब है W की जगह पे आप क्या कर दो,
@ को डाल दो। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रिंग को पढ़ा है और स्ट्रिंग आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपको एरर जनरेट करके देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 4, मतलब कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर में दे रखा है। जो स्टेटमेंट 4 है वो आपको एरर जनरेट करके देगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें देखिए बोला गया है डैश नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। मतलब कि यहाँ पे सिंपल वे में अगर हम कहें तो ये बोल रहे हैं कि किसी टेबल की प्राइमरी की को अगर हम दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जितनी भी कीज़ होती हैं वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। अगर आप एसक्यूएल वाला चैप्टर देखेंगे, जो डेटाबेस वाला चैप्टर है, उसको अच्छे से देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे की के रिगार्डिंग। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया है, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक इज, मतलब कि सीक जो मेथड होता है उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रखा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर ऑफसेट दिया है और उसके बाद में कॉमा रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं सीक मेथड में, जब भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी इसको हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, मतलब कि अपने प्रोग्राम में, तो उस केस में हम क्या करते हैं पहले ऑफसेट देते हैं, उसके बाद में रेफरेंस पॉइंट देते हैं, तभी जो हमारा ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पता ना हो कि सीक मेथड का काम क्या होता है या ऑफसेट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो प्लेलिस्ट में इनको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ऑफसेट क्या होता है, सीक मेथड का काम क्या होता है, टेल मेथड का काम क्या होता है। जितने भी ये मेथड हैं वो सब मैंने समझा रखे हैं। तो आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं खाली प्लेलिस्ट को देख लें और बोलें कि भाई मुझे समझ में नहीं आया। तो खाली देखने से मतलब नहीं होता, उसको समझने से मतलब होता है। अब अच्छे से देखिए, ये क्या आपने फास्ट फॉरवर्ड वे में प्लेलिस्ट को देख लिया और फिर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया। तो अच्छे से देखिए, सारे टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटिशन। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट है इसको हम कौन सी क्लॉज के साथ में यूज़ करेंगे जिससे कि जो रिपीटिशन होगी रिकॉर्ड की वो नहीं होगी। तो सबको पता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज का काम यही होता है कि जो रिपीट हो रहे होते हैं रिकॉर्ड उनको ये डिस्प्ले नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम ही डिस्प्ले करता है, मतलब कि डिस्टिंक्ट वाली वैल्यूज को डिस्प्ले कराता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी डिस्टिंक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक है और इसमें भी बोला गया है डैश इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में है आपके पास में BOIP, SMTP, PPP, HTTP, मतलब कि सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। BOIP जो है उस काम के लिए यूज होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में वॉइस को डिलीवर करने की बात आ जाए तो समझ जाओ BOIP उसका आंसर है। इसके अलावा SMTP की अगर हम बात करें तो SMTP जो है वो आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो ईमेल के लिए अगर यहाँ पे पूछा जाता तो आपका SMTP हो जाता। और PPP की अगर हम बात करें तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब कि कोई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वाला है HTTP, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है आपके वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जो भी इंटरनेट पर आप वेब पेज देखते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज तो आंसर हो जाता HTTP। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो आपका इनमें से आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा A 14.75। अभी ये आंसर कैसे होगा इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15.0, फिर लिखा है /4 प्लस, फिर ब्रैकेट में 8 + 3.0। अब देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे कि हमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना होता है तो उस केस में हम करते क्या है, सबसे पहले ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को चेक करते हैं। प्रेसिडेंस आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये जो है आपको लास्ट चैप्टर तक काम में आने वाले हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन के ऑपरेटर
ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, उनका प्रेसिडेंस क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा लास्ट में होगा। जिस तरीके से मैथ्स में आप बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे पाइथन में भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेटर एक्सप्रेशन में पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा बाद में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम इवैल्यूएट करेंगे ब्रैकेट वाले पार्ट को, जैसा कि आप लोग बोर्ड मास के रूल में भी करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8 + 3, ये हो जाएगा 11.0, ये हमारा 11.0 हो गया। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे अगर प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, जो स्लैश है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से। तो हम पहले इस स्लैश वाले पार्ट को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे डिवीजन का ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे अगर 15 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3.75, ये जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद में हमारा प्लस वाला पार्ट बचेगा, मतलब कि 3.75 को जो हम प्लस कर देंगे किसमें, 11.0 में, मतलब कि 11 में, तो हमारा हो जाएगा 14.75। इस तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है 14.75 आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होते हैं उनको याद कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब कि किसी भी डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा काउंट। देखिए टोटल से काम होगा नहीं, सम से भी नहीं होगा और ना ही आपका रिटर्न से होगा। इस काम को करते हैं हम काउंट फंक्शन से। तो डेटाबेस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि काउंट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको भी आप लोग पढ़ लेना। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्ट फंक्शन इज यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट में नॉट बी नेसेसरली बी गिवन व्हाइल कॉलिंग कनेक्ट फंक्शन। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एसक्यूएल के साथ में पाइथन की कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्ट फंक्शन जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है कनेक्ट फंक्शन के अंदर जो कि आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि वो मैंडेटरी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में आपके सामने होस्ट है, डेटाबेस है, यूजर है और पासवर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटाबेस। अब क्यों होगा डेटाबेस? डेटाबेस इसलिए होगा कि अगर आप जो है इस आर्गुमेंट को नहीं भी पास करोगे, मतलब कि डेटाबेस को पास नहीं भी करोगे, तब भी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में करके भी दिखाया था, जो एसक्यूएल के कनेक्टिविटी वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कनेक्शन बना सकते हैं एसक्यूएल और पाइथन का। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे कि बिना डेटाबेस के अगर आप चाहें तब भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आर्गुमेंट आपका ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटाबेस से कनेक्ट हो तभी आप डेटाबेस वाला आर्गुमेंट देंगे, अदरवाइज आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस। अब यहाँ पे देख लीजिए ये न्यू टाइप के क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने ऐड करे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फिल इन द ब्लैंक्स पहले नहीं आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स को भी इन्होंने न्यू ऐड करा है। पहले जो है एमसीक्यूज ही आते थे, अब यहाँ पे जो थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझने पड़ेंगे जो स्टेटमेंट दे रखे होंगे कि स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ही जो है आपको आंसर देना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मार्क द करेक्ट चॉइस एज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नीचे दे रखे होंगे, तो इन्होंने बोला है कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर, और जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो ये बोल रहे हैं ये। इसके अलावा देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए आर ट्रू, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए की। इसके अलावा सी ऑप्शन में बोला है कि ए ट्रू है लेकिन जो आर है वो फॉल्स है, और डी में बोला है कि ए तो आपका फॉल्स है लेकिन आर आपका ट्रू है। तो बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें असर्शन की, तो इसमें इन्होंने बोला है इफ आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट एज डिफाइंड इन फंक्शन डेफिनेशन सच आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि ये असर्शन दे रखा है इन्होंने, तो ये असर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर जो फंक्शन की कॉलिंग में वही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं जो कि फंक्शन के डेफिनेशन में दे रखे हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, इन आर्ग्यूमेंट को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं। और फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि किस किस टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं और उनको जो है किस तरीके से यूज किया जाता है फंक्शन की कॉलिंग में या फिर फंक्शन की डेफिनेशन में। तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। आप फंक्शन वाला चैप्टर
देखेंगे तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग दे रखी है, तो रीजनिंग में क्या बोला है, ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि ये रीजनिंग वाला पार्ट कह रहा है कि फंक्शन की कॉल में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, पहले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आने चाहिए और फिर जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आने चाहिए। तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। फंक्शन की जब आप कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आते हैं, उसके बाद में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब कि रीजनिंग यहाँ पे गलत हो गई, असर्शन आपका सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ए इज ट्रू, मतलब कि ए वाला जो है ट्रू है लेकिन जो आर है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके कंप्यूटर साइंस के पेपर में इस बार ऐड होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपने डिटेल में टॉपिक्स को समझ रखा होगा, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है पाइथन के या फिर जो और कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेपर का पैटर्न पहले से टफ हो गया है, एक तरीके से देखा जाए तो जो है एडवांस करा है। हालांकि इतना ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत आराम से आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ऐड कर दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका असर्शन बेस्ड ही है, और इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें असर्शन दे रखा है कि CSV फाइल फॉर्मेट जो होता है वो डेटा स्टोरेज के लिए होता है, जो कि टेक्स्ट फाइल की तरह ही दिखता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, मतलब कि CSV फाइल हमारी क्या होती है, डेटा स्टोरेज के लिए ही होती हैं और एक तरीके से टेक्स्ट फाइल की तरह ही दिखती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बोल रहा है द इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब कि ये बोल रहा है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, एक रिकॉर्ड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि टेबल में डेटा स्टोर हो रहा होता है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, जहां पे कि हर एक वैल्यू को जो है कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इस तरीके से ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में मैंने जो है CSV फाइल को भी पढ़ाया है, तो उसको भी आप लोग वहां से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने जो है ए सेक्शन के डिस्कस करे थे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा बी सेक्शन। तो स्टूडेंट सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी को, और जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरे सैम्पल पेपर को एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और हो सकता है आप लोग भी बोर होने लगे। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे जो सेक्शन है अलग अलग, उन सेक्शंस को एक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी सैम्पल पेपर के सेक्शन दे रखे हैं तो सेक्शन वाइज यहाँ पे वीडियो आएंगी, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें और आप आसानी से जो है वीडियो को देख भी पाएँ। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर जो है आप लोग भी उसको पूरा वॉच नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैम्पल पेपर के हर एक सेक्शन को जो है अलग वीडियो में कवर करूँ। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।